बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेसिकली हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो बताया हुआ है ना वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। हॉलमार्क्स का मतलब क्या है बेसिकली? हॉलमार्क्स का मतलब है कि फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऐसे कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि कैंसर को जो है शो करते हैं कि जी इस बॉडी के अंदर जो है ये सेल्स है वो कैंसरस है। हम उनके बारे में जो है ना अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब हॉलमार्क्स क्या हैं, इसके कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हॉलमार्क्स हैं, कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कैंसरस सेल्स जो है वो पोजेस करते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, कि इनके पास सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नल है, सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स हैं इनके पास। सस्टेन का मतलब है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यानी कि इनको बाहर से एक्सटर्नल प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स यानी कि एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स जो कि इनको आके सिग्नल करें कि भाई तुम लोगों ने ग्रो करना है, तुम लोगों ने अपना नंबर इंक्रीज़ करना है, सेल डिवीजन करनी है। इनको बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही प्रोड्यूस करते रहते हैं अपने लिए ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि इस तरह फिर इनके पास कॉन्टिन्यूसली वो सिग्नल्स यानी कि ऑटो ग्रोथ के जो है ना ऑटो ग्रो करवाने के लिए इनके पास अपने ही सिग्नल्स होते हैं और इस तरह ये सस्टेन प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं और इसी तरह कैंसर सेल्स जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स, इनकी ऐसी चीज़ें जो कि इनकी ग्रोथ को सप्रेस करती हैं उनको ये इवेड करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तीसरा क्या है, अवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन। हमें पता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एजेंट आ जाए, कोई पैथोजन आ जाए या कोई एबनॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर, कोई डिजीज प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स हमारे उस इम्यून सिस्टम को भी अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं ताकि इनकी डिस्ट्रक्शन ना हो, ताकि ये अपना इनकी डिस्ट्रक्शन ना हो और ये अपनी सेल डिवीजन या अपनी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू कर रख सकें। इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी, ये इमॉर्टल हो जाते हैं क्योंकि जब इनके ये ना ही इनकी एक करैक्टरिस्टिक्स होती है जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है। लाइक वो क्या करैक्टरिस्टिक्स है, वो इनकी ये करैक्टरिस्टिक है कि ये जो है वो अपोप्टोसिस को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं, ये सेल डेथ को रेजिस्ट करते हैं। अब देखो ना इनकी ग्रोथ सप्रेस हो रही है, ना ये इनकी सेल डेथ हो सकती है और ये जो है वो इम्यून को भी, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे डिफेंस सिस्टम को भी अवॉइड कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ये क्या हो जाते हैं, ये इमॉर्टल होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी कि ये इमॉर्टल हो जाते हैं। ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन ऐसी है जो कि इनके ट्यूमर की ग्रोथ को जो है वो प्रोमोट ही करेगी। एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ये तो हमें पता है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट हॉलमार्क्स से ये मेटास्टेसाइज करता है, कैंसर मेटास्टेसाइज करता है, इन्वेड करता है। इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, अब हमें पता है कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की, हमें पता है ना कोई भी सेल है उसने ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको ब्लड चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही हैं। तो इसी तरह कैंसर सेल्स भी तो बेसिकली तो हैं तो सेल ही ना, बेशक एबनॉर्मल सेल्स हैं। तो इसलिए ये अपनी जहाँ पे ये अपनी ग्रोथ करते जाते हैं, जहाँ जिस जगह को इन्वेट करते जाते हैं वहाँ पर ये अपनी एंजियोजेनेसिस भी करते जाते हैं, अपनी न्यू ब्लड वेसल्स। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि न्यू ब्लड वेसल्स को फॉर्म करते जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है इनको कॉन्टिन्यूस ब्लड सप्लाई मिलती रहे। जीनोम इंस्टेबल हो जाता है और उसके अंदर जो है म्यूटेशंस कॉन्टिन्यूसली आती रहती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं आगे जो बाकी फीचर्स थे ना उसके वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, यहाँ पे ना कार्सिनोजेनिक एजेंट्स का बताया नहीं हुआ, लेकिन कार्सिनोजेनिक एजेंट्स का क्या मतलब है, ऐसे एजेंट्स जो कि डिजीज़ कॉज यानी कि जो कि कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि कैंसर को कॉज करती हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली कैंसर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। अभी कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये केमिकल भी हो सकते हैं और ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल के अंदर क्या आता है, फर्दर रेडिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, और जो हमारे पास केमिकल्स हैं हमें पता है उसके अंदर, जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो एजेंट्स हैं जो कि कैंसर इंड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह डिफरेंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें पता है डिफरेंट केमिकल्स हैं जो है कैंसर को लीड कर रहे होते हैं, कैंसर करवा रहे होते हैं। और बायोलॉजिकल के अंदर कैसे कि कुछ जो हैं वायरसेस हैं, कुछ जो हैं वो बैक्टीरियाज हैं और कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि क्या करवा रहे हैं, कैंसर को इंड्यूस करवाते हैं। तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हो गए। होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब यहाँ पे क्या है, इस स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है, एसेंशियल ऑल्टरेशंस फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन।
वो जो मैंने पीछे बताई है ना कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि कैंसरस सेल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फीचर्स हैं, कौन से हॉलमार्क्स हैं जो कि इनको मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस शो करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करें कि बेसिकली इनके पास जो सफिशेंसी है, सेल्फ सफिशेंट है ये ग्रोथ सिग्नल्स के अंदर, ये अपने ही ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं या ग्रोथ जो इनकी ग्रोथ करवाएंगे वो ग्रोथ फैक्टर्स खुद ही बनाते रहते हैं। तो ये सेल्फ सफिशेंट होते हैं ग्रोथ सिग्नल्स के अंदर, और इसी तरह ये इनसेंसिटिव होते हैं टू द ग्रोथ सप्रेसर्स या ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स के लिए, और इवेड कर देते हैं अपोप्टोसिस को। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि ये जो हैं ये सेल्स हैं वो अपोप्टोसिस के प्रोसेस को इवेड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट इनकी डेथ नहीं हो पाती और डिफेक्ट कर देते हैं डीएनए रिपेयर के अंदर। वी नो दैट एक सेल जो है वो कैंसरस क्यों हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है ना। अब ये क्या है, अब म्यूटेशन आ रही है, अगर म्यूटेशन जो है वो डीएनए रिपेयर सिस्टम के अंदर ही आ जाती है, यस अगर डीएनए रिपेयर सिस्टम के अंदर ही आ जाती है तो वो जो डीएनए जो कि डैमेज हुआ था, जिसके अंदर म्यूटेशन आई थी, वो सही नहीं हो पाएगा। और अगर वही एबनॉर्मल डीएनए दोबारा वो ऐसा सेल जिसके पास एबनॉर्मल डीएनए पड़ा हुआ है वो ग्रो करता जाएगा, उसका नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इस तरह फिर वो कैंसर सेल्स जो हैं वो नेक्स्ट सेल्स जो एबनॉर्मल सेल्स थे उनके पास भी जो है वो एबनॉर्मल डीएनए ही जाएगा। इसके अलावा और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिमिटलेस एप्लीकेटिव पोटेंशियल, जो कि मैंने पीछे एक वर्ड के साथ बताया है कि ये इमॉर्टल हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला वर्ड यूज़ किया है कि ये इमॉर्टल हो जाते हैं। सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज, ये तो हमें पहले ही पता है। एबिलिटी टू एस्केप इम्यून रेगुलेशन एंड रिकग्निशन, ये भी मैंने बता दिया कि इम्यून सिस्टम को ये इवेड करता है, ठीक है, यहाँ तक ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं न्यूप्लेजिया के, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स का मतलब ये कि इफेक्ट्स ऑफ ट्यूमर ऑन होस्ट। लेट्स सपोज किसी भी पेशेंट को जो है, कोई पेशेंट आया है, कोई भी होस्ट है या कोई भी पेशेंट आया है जिसको ट्यूमर हो चुका है, उसके ऊपर हमें क्या इफेक्ट्स मिलेंगे। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, बेशक बेनाइन ट्यूमर हो, बेशक मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, लेकिन इन दोनों के लिए जो है वो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सपोज एक पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया जो कि 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर इमेजिन करें कितना छोटा है। 1 सेंटीमीटर का पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, लेकिन ये कंप्रेस कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है सराउंडिंग नॉर्मल ग्लैंड को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रहा है। था कितना छोटा सा, लेकिन इसकी लोकेशन इसको इम्पोर्टेंट बना रही है। छोटा सा है लेकिन वही कंप्रेस किए जा रहा है नॉर्मल ग्लैंड को। एज अ रिजल्ट नॉर्मल ग्लैंड जो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा और हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी। अगर 0.5 सेंटीमीटर लायोमायोमा हो जाता है, लायोमायोमा स्मूथ मसल सेल्स का जो है वो बिनाइन ट्यूमर है जो कि रीनल आर्टरी की वॉल के अंदर हो जाए। लेट्स सपोज 0.5 सेंटीमीटर लायोमायोमा इन द वॉल ऑफ रीनल आर्टरी हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, रीनल इस्कीमिया होगा सबसे पहले, और दूसरे क्या है कि हाइपरटेंशन के भी, सीरियस हाइपरटेंशन और रीनल इस्कीमिया दोनों के चांसेस हैं। इसके अलावा क्या है, अ कंपैरेबली स्मॉल कार्सिनोमा विद इन द कॉमन बाइल डक्ट। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो है वो छोटू सा कार्सिनोमा हो गया, मे इंड्यूस फेटल बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो देखिए लोकेशन हर जगह पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर रीनल आर्टरी के अंदर हो रही है तो वो इस्कीमिया और हाइपरटेंशन करवा सकता है। अगर छोटा सा 1 सेंटीमीटर का अगर पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकती है। अगर इसी तरह बाइल डक्ट के अंदर हो रहा है तो वो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। और क्या है कि हार्मोन प्रोडक्शन इज सीन विद बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। वी नो कि जहाँ पे भी मैलिग्नेंट या बिनाइन न्यूप्लाज्म्स हैं, स्पेशली अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हार्मोन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है। एडिनोमास एंड कार्सिनोमास अराइजिंग इन द, अगर लेट्स सपोज बीटा सेल्स के अंदर हो गया, या बीटा सेल्स के अंदर हो गया, बीटा सेल्स जो है वो एबनॉर्मल बीटा सेल्स क्या होते जाएंगे, उनका नंबर इंक्रीज करता जाएगा। एज अ रिजल्ट हाइपर इंसुलिनिज्म के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सम एडिनोमास एंड कार्सिनोमास ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स का हो जाए, एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करे होते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल ज़्यादा होता जाएगा और वो भी पेशेंट को अफेक्ट करेगा।